रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता था वो आपने डिटेल में स्टडी किया है जब अभी तक आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वगैरह वगैरह सब स्टडी किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करेंगे और टेम्परेचर को वेरी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट वेरी करेगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उल्टा कर दिया, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना पुत्र। अब सबसे पहले आप ये समझिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखते, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड पावर n, n में भी एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी जाए तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। तो इसलिए अगर मैं बात करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन की तो समझ लीजिए मैं रेट कांस्टेंट की भी बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूंगा रेट कांस्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन की। अब ऐसा माना जाता है in general that rate of reaction almost double with 10 degree rise in temperature। जब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। नंबर ऑफ रिएक्शन स्टडी किए गए हैं एट अ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स यही रखने हैं, पर एक जनरल स्टडीज की गई तो देखा गया कि जब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रिएक्शंस का रेट होता है उसके मुकाबले उसी रिएक्शन का रेट 35 डिग्री सेल्सियस पे डबल हो जाता है। तो यानी कि अगर हम ये कहें कि डिपेंडेंस को स्टडी करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। पहला जो हम स्टडी कर रहे हैं मतलब जनरल अप्रॉक्सीमेट रूल मेथड, अनदर इज एक्यूरेट मेथड। तो एक्यूरेट मेथड को हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, पहले आप स्टडी समझिए जनरल अप्रॉक्सीमेट रूल मेथड। तो जैसा मैंने बताया कि इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए वी हैव टू स्टडी द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जैसा मैंने लिखा है, टू अंडरस्टैंड द अप्रॉक्सीमेट डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर अ टर्म नेम्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो उस टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेशियो ऑफ द rate constant of the two temperatures differ by 10 डिग्री। सर सिंपल बताओ, सिंपल सी बात होगी जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट से एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। ये आपने पहला टेम्परेचर लिया, ये बाद वाला टेम्परेचर लिया। अब ये पाया गया कि ज्यादातर केसेस के अंदर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज फाउंड टू बी 2, यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया। बट कुछ केसेस के अंदर रेट कांस्टेंट जो है वो 3 टाइम्स तक भी चला जाता है, यानी कि कुछ केसेस के अंदर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 2 to 3 के बीच में लाई करती है। तो मतलब अब जो एक्यूरेट मेथड हमने स्टडी करना है उसके लिए आपको सबसे पहले कोलिजन थ्योरी समझनी पड़ेगी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अप्रॉक्सीमेटली 10⁻27 पर सेकंड कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट्स के। तो अगर इतने सारे कोलिजन्स सारे इफेक्टिवली होते तो प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी से बन जाता। बट हो क्या रहा है, not all the collision between the reactant molecules are effective to form the products। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन करने हैं तो 2 फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें से पहला फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन फैक्टर रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट और टू अंडरगो रिएक्शन। ये मेरी बात समझ में आई पुत्र। इसको और इजीली समझते हैं। सपोज आपने एक रिएक्शन किया जिसके अंदर आप 2 A2 और B2 यानी कि 2 एटम्स A के 2 B के आप कोलाइड कराते हो टू फॉर्म अ प्रोडक्ट AB। ठीक है, मतलब 2AB बनेगा, ये 2AB। ठीक है, अब अगर ये हेड ऑन कोलिजन होगा, अगर A का मॉलिक्यूल B से
हेड ऑन, आमने सामने कोलाइड करेगा, सिर्फ तभी ए बी बन पाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर अ इफेक्टिव कोलिजन अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन फैक्टर। यानी कि अगर ए आगे पीछे हुए, बी आगे पीछे हुआ, या फिर ए आगे पीछे और बी आमने सामने, तब इस तरह के कोलिजन जो हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगे। फॉर इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड हेड ऑन, आमने सामने टकराएं। क्लियर हो गया जी? उसकी वजह से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो मतलब सेकंड जो फैक्टर है दैट इज एनर्जी बैरियर फैक्टर। अब इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए according to this factor reactant molecules must have minimum threshold energy to overcome the transition state। transition state क्या होता है? जिस समय reactants react करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इन बिटवीन वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, इन बिटवीन वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, यानी कि पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट को ओवरकम करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे पुत्र ग्राफ की मदद से। सपोज आप एनर्जी और रिएक्शन सब्सटेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। अब आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही हो। हाँ, रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा और प्रोडक्ट की थोड़ी कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये हम ले रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट के मुकाबले, तो ये एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है पुत्र? अच्छा, तो अब रिएक्टेंट की एनर्जी सपोज ER, प्रोडक्ट की एनर्जी EP। अब रिएक्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट में डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा इस तरीके से। They have to follow a path in which there is a transition state, यानी कि वो एक ऐसा पाथ फॉलो करेंगे जिसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट पे जो मैक्सिमम एनर्जी होती है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, सपोज टोटल एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है पुत्र? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी विच द रिएक्टेंट ऑलरेडी है, तो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए इसका मतलब सिर्फ वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में जिनकी अपनी एनर्जी कम से कम इस रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या ज्यादा, कम से कम, यानी कि उनको एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास अवेलेबल है तब वो कोलिजन इफेक्टिवली करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो पुत्र इसके बाद मैक्सवेल ने एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया जिसमें उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में ग्राफ स्टडी किया। तो उन्होंने कहा कि जिस टाइम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, देन ये ब्लू वाली लाइन, दिस टाइप ऑफ लाइन वी गॉट। इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी है पुत्र इधर, तो वो बहुत कम है। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इन बिटवीन है वो काफी ज्यादा है। लेकिन ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी बैरियर है उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला, ये सिर्फ इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं दे कैन ओवरकम द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी बियर करते हैं, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। सिर्फ इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट्स। अब इसी को उन्होंने एक टेम्परेचर T1 पे किया। सपोज अब सेम रिएक्शन को टेम्परेचर T2 पे किया और टेम्परेचर T2 जो है वो 10 डिग्री, टेम्परेचर T2 जो है वो फर्स्ट टेम्परेचर का 10 डिग्री मोर लिया, जिससे ये पाया गया कि कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा नीचे को और थोड़ा आगे। इट मींस कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, यानी कि अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास मोस्ट फेवरेबल एनर्जी है वो भी कम हो गए, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनको एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो ये जो शेडेड रीजन है दिस शोज दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आर ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो जब स्टडी किया गया ग्राफ तब ये पाया गया दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच क्रॉसेस द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E raised to -EA upon R into T। अब E क्या है? एक्सपोनेंशियल। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है?
आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। इनका डिटेल अभी बताता हूं। तो अब जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे यानी कि उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e raised to minus e upon r into t. Rate of reaction as shown is directly proportional to rate constant. So it means rate constant is directly proportional to e raised to minus ea upon r into t. तो रेट कांस्टेंट का यहाँ पे फॉर्मूला आया, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन आएंगे देन a into e raised to minus ea upon r into t. So what is k here? K is called rate constant. दोबारा लिखते हैं इसको डिटेल में। तो उधर आर्हेनियस इक्वेशन बन गई यहाँ पे k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस्ट पर माइनस ई अपॉन आर इंटू टी। क्या क्या मतलब उन सबका लिखा हुआ, k रेट कांस्टेंट, a आर्हेनियस फैक्टर और 3 एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी, e एक्सपोनेंशियल, e एक्टिवेशन एनर्जी, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेना है क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी की बातें कर रहे हो। टेम्परेचर T टेम्परेचर है वो केल्विन में लेना है। अब एक्सपोनेंशियल से इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लॉग कीजिए। जैसे आप लॉग लेंगे तो सपोज यू टुक अ लॉग k इज इक्वल टू लॉग इनटू a डॉट e रेज़ पर माइनस e अपॉन r इनटू t पुत्र। अब यहाँ पे ln जो है ln इज इक्वल टू लॉग x बेस टू पावर e, तो वो कंसेप्ट यूज करेंगे। तो लॉग k बेस टू पावर इज इक्वल टू लॉग a बेस टू पावर e माइनस e अपॉन r इनटू t इनटू लॉग ऑफ e, लॉग e की वैल्यू 1। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस e अपॉन r इनटू t। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि इसको आगे ले आइए, ऐसे लिख लीजिए इसको y कह रहा हूं। सो देन यू हैव टू राइट आउट log k इज इक्वल टू माइनस ea अपॉन r इनटू t प्लस log a। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दो नीचे ग्राफ है पुत्र, ये है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, जो कि ये शो करता है कि इनिशियली धीरे धीरे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद रेट कांस्टेंट शार्पली इंक्रीज करेगा 10 डिग्री राइज करने पे, है ना। और यहाँ पे ग्राफ है बिटवीन log k एंड 1/t तो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी पुत्र, और वैल्यू कितनी होगी ea अपॉन r, और इंटरसेप्ट होगा log a बेस टू पावर e। अगर पुत्र आप सॉल्व करना चाहो log को बेस टू पावर 10 में, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स log बेस टू पावर 10 में सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है log x बेस टू पावर e इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स ऑफ द log x बेस टू पावर 10। तो अब यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगले केस के अंदर 2.303 कॉमन लिया तो वैल्यू आ गई log k बेस टू पावर 10 इज इक्वल टू log a बेस टू पावर 10 माइनस e अपॉन 2.303 इनटू r इनटू t। अब अगेन इसको आगे ले आइए, इसको पीछे लिख दीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाती है। अब यानी कि log k और 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तब log a बेस टू पावर 10 आपका इंटरसेप्ट होगा, और e अपॉन 2.303 इनटू r आपकी स्लोप होगी विद नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव नीचे को, तो अगर थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा स्लोप इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 इनटू r।